अभिनंदन है। आप सबका इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी। दिल में दया आँखों में करुणा है, दिल में दया आँखों में करुणा है और होठों पर मुस्कान। मुश्किल है जग में मिल पाना आप जैसा इंसान। हमारे बीच में आ रहे हैं आशीर्वाद वचन देने श्रीमान दयानंद जी, कार्यकारिणी सदस्य, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दिल्ली प्रांत। मैं निवेदन करूंगी कि वो आए मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। एक बार जोरदार मुख्य अतिथि के रूप में होते हैं जो दिल से खूबसूरत होते हैं। खुदा ने ऐसे लोग बहुत कम बनाए हैं। जो दिल से खूबसूरत होते हैं, खुदा ने ऐसे लोग बहुत कम बनाए हैं। और जो बनाए हैं वो आज हमारी इस सभा में आए हैं। और जो बनाए हैं वो हमारी इस सभा में आए हैं। ऐसे हमारे विशिष्ट अतिथि आचार्य याशी फुनचोक जी, पूर्व डिप्टी स्पीकर निर्वासित तिब्बत सरकार। एक बार स्वागत है उनका भी जोरदार तालियों के साथ। हमारे विशिष्ट अतिथि आज के सदा रहे सबके दिलों में प्यार, सदा रहे सबके दिलों में प्यार, बरसती रहे खुशियों की बहार, और रखकर मंजिल की ओर कदम, और रखकर मंजिल की ओर कदम। मेहमानों का करें हम तालियों से वेलकम, तालियों से वेलकम। ऐसे हमारे आज के विशिष्ट श्रीमान नरेश अग्रवाल जी, चेयरमैन डीएवी पब्लिक स्कूल। एक बार जोरदार तालियों के साथ। और जो हमारे मुख्य वक्ता हैं श्रीमान, जो उमंग और आस्था के प्रतीक हैं, जो उमंग और आस्था के प्रतीक हैं, आज हम उन्हें सम्मानित करते हुए यहाँ पुष्प अभिनंदन के लिए आमंत्रित करते हैं। ऐसे हमारे राष्ट्रीय महामंत्री पंकज गोयल जी, एक बार सभी मिलकर कृतज्ञता से उनका स्वागत करेंगे और अभिनंदन करेंगे। और हमारे अध्यक्ष श्रीमान भूषण जैन जी, जो कि भारत तिब्बत सहयोग के दिल्ली प्रांत के अध्यक्ष हैं, वो भी आए मंच पर स्थान ग्रहण करें। एक बार जोरदार तालियां होंगी। जो आज के निवेदक हैं प्रदीप जैन जी, जिला अध्यक्ष, एक बार उनकी भी जोरदार तालियां। अभिनंदन है। आगे का कार्यक्रम हमारे बीच में एडवोकेट अनिल गोयल जी संरक्षक और कपिल शास्त्री जी गीता कानून संरक्षक, उनका भी स्वागत है। वो भी आए, उनका भी स्वागत है, उनका भी स्वागत है। एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करेंगे। प्रदीप जैन जी से निवेदन है मेरा कि वो आए और हमारे दयानंद जी का स्वागत करेंगे। लवी रमेश जी आए और श्री पंकज गोयल जी का स्वागत करेंगे। संदीप मिश्रा जी आए, आचार्य जी का स्वागत करें।
शुभ्रजोत्स्ना पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमितद्रुमदलशोणिनी सुभाषिणी सुमधुरभाषिणी सुखदाम्बरे। मान दयानंद जी जो कि हमारे कार्यकारिणी सदस्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिल्ली प्रदेश के हैं। उसके बाद हमारे मुख्य अतिथि आचार्य वासी पंचोक जी, पूर्व डिप्टी स्पीकर निर्वाचित तिब्बत सरकार। हमारे विशिष्ट अतिथि श्रीमान नरेश अग्रवाल जी जो कि डीएवी स्कूल के चेयरमैन हैं। हमारे भारत तिब्बत सहयोग मंच के राष्ट्रीय महामंत्री श्रीमान पंकज गोयल जी, आए हुए सभी अतिथिगण, मैं आप सबका इस प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम जिला सादरा के जो पदाधिकारी हमने चुने हैं उनको डिक्लेयर करने जा रहे हैं और आप सबसे भी प्रार्थना है कि भारत तिब्बत सहयोग मंच के लिए अपने साथियों को जोड़ें हमारे साथ, ताकि हम चाइना का मुकाबला कर सकें। जो चाइना कार्य कर रही है भारत के खिलाफ, वो हम उसकी साजिशों को पर्दाफाश करना चाहते हैं। तो आप सबसे हमारी यही प्रार्थना है कि आप हमारे साथ जुड़ें। मैं प्रार्थना करूंगा कि जो हमारे पदाधिकारी उनको डिक्लेयर करेंगे। एक बार जोरदार तालियां हमारे में हमारे आज आचार्य यशी फुनचुक जो से प्रार्थना है कि वो आए और अपना विषय रखें। गोष्ठी में आप सबका अभिनंदन है, स्वागत है। हमारा जो सादरा जिला है उसमें कुछ मेन टीम की घोषणाएं और कुछ अपने विधानसभा स्तर पे और विधानसभा सहसोदर स्तर पे सारी घोषणाएं होंगी आज। तो मैं एक एक का नाम लूँगा, आप एक एक करके मंच के आगे आएंगे और हमारे अतिथि उनका पट्टा बना करके स्वागत करेंगे। गौरव ढकोलिया जी, संदीप मिश्रा जी, आप मंत्री के नाते विश्वास नगर विधानसभा से। गौरव ढकोलिया जी लक्ष्मी नगर से। हालिया में जाते रहो। राजू रहीदा जी आए। राजू रहीदा जी आइए भाई साहब, आप भी वैसे मंत्री हैं हमारी सादरा जिले की टीम में। ये कृष्णानगर विधानसभा से। नरेश चोपड़ा जी आइए भाई साहब, सादरा विधानसभा से, ये भी जिले की टीम में मंत्री हैं जी। यशवंत गुप्ता जी आए। यशवंत जी आए। यशवंत गुप्ता जी। सूरज कपूर जी। सूरज कपूर जी आइए भाई साहब, आप सोशल मीडिया प्रमुख हैं सादरा जिले के। संजय गोयल जी आए। आप सह कार्यालय प्रमुख हैं। संतोष शाह जी आए। संतोष शाह जी आओ, सह सोशल मीडिया प्रमुख सादरा जिला। गौरव कालरा जी आए। गौरव कालरा जी प्रचार प्रमुख सादरा जिला। अमित मित्तल जी आए। अमित मित्तल जी। मनीष जैन जी। एडवोकेट मनीष जैन जी। आप प्रबुद्ध प्रकोष्ठ के जिला संयोजक सादरा जिला के। रूपक चैल जी आए। विजय साहब विधानसभा के संयोजक के नाते
सुनील जैन जी, सभा से संयोजक। ईश्वर गर्ग जी आए। आप कृष्णानगर से संयोजक, कृष्णानगर विधान। दीपक गुप्ता जी आए हैं। श्रीमती सरिता शर्मा जी, आप भी सह संयोजक लक्ष्मीनगर विधानसभा। अजय कुमार जी आए। अजय कुमार जी, अजय जी आए क्या? आ जाओ भाई। अशोक गोला जी, वो अजय जी आ रहे हैं। आप ललिता पार्क मंडल में रहते हैं जी, और सह संयोजक विधानसभा लक्ष्मीनगर। अशोक गोला जी, लक्ष्मीनगर मंडल से सह संयोजक विधानसभा लक्ष्मीनगर। जयती गुप्ता जी, आप विश्वासनगर मंडल से हैं और सह संयोजक के विश्वासनगर विधानसभा से। आदित्य कपूर जी आए क्या? आप जगतपुरी में रहते हैं, जगतपुरी मंडल में, और सह संयोजक है विश्वासनगर, सॉरी कृष्णनगर विधानसभा। महेश शर्मा जी आए। विशाल अरोड़ा जी, विशाल महाजन जी आए। विशाल महाजन। श्रीमती अनुभा सग्गर जी, मुकेश गुप्ता जी, सूरज शर्मा, रमन श्रीवास्तव जी, वो भी रास्ते में जी, मोनिका भार्गव जी, आप जिलाध्यक्ष महिला विभाग की साधना जिले की। और एक हमारे आशीष कौशिक जी एडवोकेट, वो भी महामंत्री, उनका पेपर है आज, भाई साहब राजस्थान गए, बाकी हो और तिब्बत का संबंध बौद्ध धर्म संस्कृति तो है ही है। 7वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म तिब्बत में प्रवेश हुआ है। चीन तो हमसे पहले बौद्ध धर्म का देश था। इन द 4th century चाइना वॉज अ बुद्धिस्ट नेशन, और 7वीं शताब्दी में तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रवेश हुआ। और तिब्बत का भाषा भी, टिबेटन लैंग्वेज, द मिनिस्क्रिप्ट भी हमारे 33वां सम्राट सोंगजन गग्मो ने अपने अनुयायियों को भेज के कि भारत से भाषा ले लो, और देवनागरी और से तिब्बती लिपि देवनागरिक से लिया। और उसके बाद आज तिब्बती भाषा में 335 तथागत बुद्ध के उपदेश, और तथागत बुद्ध के उपदेश के बाद आचार्य नागार्जुन से लेकर नालंदा के विद्वान लोगों ने अनुवाद करके, आप लोग जब धर्मशाला में जाते होंगे, अनेक तिब्बती मठ के अंदर जो पोथी, जो बड़े बड़े पोथी जो है, वो तथागत बुद्ध को उपदेश, द कमेंट्रीज एंड द बुद्धिस्ट टीचिंग से है, धर्म से है, भाषा से है, सीमांत से ही है। आपके नाथुला से, आपके देमचोकला से, आपके स्किपकिला से, जहाँ से परम पूज्य दलाई लामा जी अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश किया था 59 में, वहाँ अरुणाचल प्रदेश की सीमा से, तो ये पूरे भैल तो तिब्बत के साथ सीमा तो संबंध नहीं है। साथ साथ पर्यावरण का, जहाज आपका इंडस वैली, आपके ब्रह्मपुत्र,
आपके सतलज, आपके यमुना से लेकर गंगा से लेकर कैलाश मानसरोवर से तिब्बत इज अ सोर्स ऑफ द वाटर, जो तिब्बत से बहते हुए आप भारत होते हुए बांग्लादेश और पाकिस्तान, अब ये आपके म्यांमार से लेकर सभी को प्राप्त हो रहा है। तो पर्यावरण से भी, जलवायु से भी, मानव जाति भी हमारे इतिहास में द फर्स्ट द हेरिटेज लिनेज तिब्बत जो है, तिब्बतियंस जो है, तिब्बती जो है, वो हमारे, वो भी भारत के इतिहास से मानव से जोड़े हुए, ये भी इतिहास में रचाया गया है। तिब्बत के प्रथम राष्ट्र जो राजा जो है, सम्राट न्याठी त्सेन्पो, वो भी बिहार के एक पुत्र, अपने परिवार से विशेष व्यक्ति को परिवार ने ना जाने के कारण, रिकॉग्नाइज नहीं करने के कारण, वो लड़का, वो बच्चा को अपने घर से निष्कासन किया और उन्होंने अपना पूरा पद यात्रा करते हुए लद्दाख और तिब्बत के जो डेमचोक में प्रवेश करते समय तिब्बती लोगों को ये लगा कि ये तो हमारे लिए भगवान ने राजा भेजा गया है, तो उनको अपने कंधे में लद कर तिब्बत के राजवंश में गतिशील दिया है, उसको कहते हैं न्याठी त्सेन्पो। तब से लेकर तिब्बत के राजवंश भी भारत से जुड़े हुए हैं। तो ये इतना गहरा जो इतिहास जुड़े हुए जो है, वो मैं एक एक करके नहीं प्रकाश डाल नहीं सकूंगा, क्योंकि बड़ा, मैंने आपसे कहा कि बड़ा इन डेप्थ विषय है। लेकिन आप राउस संस्कृताइन जी का किताब पढ़िए, जिन्होंने 4 बार तिब्बत में यात्रा किया उस समय। 4 times द राउस संस्कृताइन हैज विजिट इन तिब्बत। क्या बौद्ध दर्शन को खोजने के लिए उन्होंने श्रीलंका गया, थाईलैंड गया, म्यांमार गया, सब जगह में गया। उन्होंने कहा कि तिब्बत में अलग सा बौद्ध दर्शन है, वहाँ मुझे जाना चाहिए। तो राउल संस्कृताइन जी ने जो तिब्बत से लाए हुए पुस्तक और बौद्ध तिब्बत के जो सामग्री जो लाया है, वो पटना म्यूजियम में है आज भी। और राहुल संस्कृताइन जी ने वो किताब, और विशेषकर आप लोग वो पढ़िए, भारत के महान विद्वान शरचंद्र दास ने उस समय लिखे हुए इंडियन पंडित्स इन स्नोलैंड, भारत के पंडित विद्वान लोग तिब्बत में कैसे गया और कैसे रहा और कैसे अध्ययन किया। 7वीं शताब्दी से लेकर फ्रॉम द 7th century टू 17th century। तो जब आप ग्रंथों में जब रिलायबल किताब पढ़ेंगे, ये अतीत बता रहा हूँ, वर्तमान नहीं बता रहा हूँ, ये अतीत अगर आप पढ़ेंगे तो अपने आप में तिब्बत की संस्कृति के बारे में, भारत और तिब्बत का संबंध है। और वर्तमान में अगर ये भी कोई अतीत नहीं है, ये भी वर्तमान नहीं, ये भी अतीत है। जब तिब्बत को संघर्ष हुआ, चाइना कम्युनिस्ट शासन शुरू होते ही, माओ के वह शासन आते ही तिब्बत में कैसे आक्रमण किया, और उस समय भारत के महाविद्वान, भारत के जो एक ऐतिहासिक वाले दीनदयाल उपाध्याय जी से लेकर सरदार वल्लभ जी पटेल जी से लेकर डॉक्टर भीमराव जी से लेकर जयप्रकाश नारायण जी से लेकर राम मनोहर जी से लेकर आचार्य कृपलानी जी से लेकर सभी लोगों ने उस समय तिब्बत के लिए योगदान, और पार्लियामेंट में भी पंडित नेहरू को भी पत्र लिखा। और जो 5 शील जो समझौता जो है, वो कभी जो चाइना ने जो शब्दावली प्रयोग किया है, 5 शील समझौता जो है, वो 5 शील मतलब हमारे बौद्ध धर्म के दर्शन में ये हमारे एक तरफ से वो एक आध्यात्मिक है, वो राजनीतिक से नहीं जोड़ना चाहिए। यहाँ तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि मैं इस्तीफा ले रहा हूँ, क्योंकि ये 5 शील समझौता सामान्य शब्दावली नहीं है, सामान्य वर्णन नहीं है। तो इसीलिए यहाँ तक ये, अगर आप इन चीज़ों को, इन पुस्तकों को आपको उपलब्ध भी है, अगर पढ़ेंगे तो मुझे लग रहा है कि भारत और तिब्बत का संबंध, और तिब्बत अगर स्वतंत्र नहीं हुआ तो भारत के लिए कितना संघर्ष होगा, वो तो आज हमारे परिप्रेक्ष्य में है।
दुगलान है, गलवान हुआ, आपके नाथुला में है, स्किप किला में हुआ, परचू लेक जो 2004 में कभी परचू लेक जैसे वहाँ से चाइना सरकार ने लाहौल स्पीति के गांवों को बहला दिया, परंतु परचू लेक वहाँ है नहीं था। भारत सरकार ने कहा कि हमें परचू लेक दिखाइए, हमारे लोगों को आप दिखाइए, तो वहाँ तो उन्होंने भेजा ही नहीं। तो इस तरह गुमराह करके चाइना शासन की ओर से तिब्बत को आज शी जिनपिंग आने के बाद इतना दबाव और इतना मतलब कि एक राजनीतिक अपना अकेला वन मैन आर्मी की तरह आज चाइना शासन चला रहा है, वो हम सब जानते हैं। जीवन काल तक इन्होंने अपने शासन को जीने के लिए, लेकिन मैं इतना अनुरोध करूंगा कि द लेटेस्ट बुक परम पूज्य दलाई लामा जी का, अभी परम पूज्य दलाई लामा जी ने कहा कि जब मैं 90 वर्ष के आयु में पहुंचेंगे तो मैं अपना भविष्य दलाई लामा का भी कैसे होगा वो भी मैं आप लोगों के समक्ष में लिखित रूप से भविष्य के वो भी रखूंगा और अनेक लोगों से पूछ के भविष्य दलाई लामा जी कैसे होगा उसमें भी प्रकाश डालूंगा। ये परम पूज्य दलाई लामा जी ने कई बार 2011 से कहा था, क्योंकि चाइना आज दोबारा पेंशन लामा तो अपना एक नकली बनाया, और दलाई लामा जी का भी वो लोग सोच रहा है कि भविष्य में हम दलाई लामा जी का भी अवतार चाइना अपने आप खोजने के लिए इन्होंने रिजोल्यूशन पास किया, कानून बनाया 2007 और 2017 में। तो परम पूज्य दलाई लामा जी ने ये कहा कि पहले मेरे अवतार के लिए आप चिंता मत करिए, पहले आप माओ त्से और देंग शाओपिंग का अवतार को खोजिए, पहले बौद्ध धर्म को अपनाइए, उसके बाद फिर मेरे लिए चिंता करिए। तो लेटेस्ट बुक जो है वॉइस फॉर द वॉइसलेस एक किताब आया है, हिंदी में भी जल्दी आएगा, क्योंकि हमारे डॉक्टर चमन लाल गुप्ता जी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, वो मिनिस्टर नहीं, कभी वो लोग सोचते हैं कि जो मंत्री रहा चमन लाल गुप्ता, वो नहीं, हिमाचल प्रदेश के अभी हमारा हिंदी विभाग के NCERT के चेयरमैन भी है। तो पिछले बार दर्शन करने दलाई लामा जी को दर्शन करने के पिछले हफ्ते गया था, मुझे सहयोग मांगा, सहयोग तो मेरा क्या देने की जरूरत है, आशीर्वाद तो हमेशा किसी को भी है तो प्राप्त मिलता है। और मैंने साहब से कहा कि आपने दलाई लामा जी का माई लैंड एंड माई पीपल, मेरे लोग और मेरे देश का वो अनुवाद डॉक्टर चमन लाल जी ने किया था। तो मैंने कहा कि ये भी आपको एक करना चाहिए। तो वहाँ से दलाई लामा जी के कार्यालय से प्रकाशक को पत्र डल चुका है, प्रकाशक ने डॉक्टर चमन लाल जी को कहा कि आप जरूर हमारे ग्रंथ को अनुवाद करिए, तो वो हिंदी में जल्दी उपलब्ध होगा। वॉइस फॉर द वॉइसलेस जो है उसमें दलाई लामा जी के जन्म से लेकर इतिहास लेकर और 7 डिकेड फॉर द लास्ट 70 years का दलाई लामा जी के राजनीतिक के जितने जो संघर्ष चाइना के साथ वार्तालाप करने तक और भारत के योगदान कितना उपलब्ध हुआ है वो सब उसमें लिखा है। तो अंग्रेजी में तो है, आप लोग ले सकते हैं, अवेलेबल है, कहीं ऑनलाइन मंगा सकता है, परंतु हिंदी का भी जल्दी अनुवाद होगा। इतने ही मैं अपनी आज की संगोष्ठी एक ऐतिहासिक संगोष्ठी है, एक संघर्ष का संगोष्ठी है, और मुझे पंकज जी ने एक हफ्ते पहले कहा कि 19 तारीख को आपको यहाँ आने के लिए, तो मेरे लिए या जिला मैं बराबर आपके नज़दीक के यूनिवर्सिटी में तो आया हूँ, मैं अमेठी यूनिवर्सिटी से लेकर कहीं यूनिवर्सिटी में आया हूँ, लेकिन अपने ही लोगों से मिलने का ये पहली बार है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, और आप सबका एक निस्वार्थ जो काम करता है वो कभी भी हॉस्पिटलाइज नहीं होना पड़ता है। नेवर एवर यू विल बिकम मैं ये मेरा अनुभव है, हमेशा हम कहता हूँ। तो इसलिए अंत में आप सबका दिल कायुक हो और जीवन सफलता हो, और अपने बच्चों को आध्यात्मिक शिक्षा जरूर सिखाइए। आधुनिक शिक्षा केवल अगर सिखाते रहेंगे तो हम कहते हैं कि द मॉडर्न एजुकेशन इज अ सुसाइड एजुकेशन विदाउट द ट्रेडिशनल एजुकेशन। तो इसीलिए अपना आध्यात्मिक शिक्षा को प्राप्त होना और आधुनिक शिक्षा के साथ फिर जीवन सफलता होगा। बिना आध्यात्मिक से जीवन को
ढंग से नहीं चल पाएंगे। तो इतने ही प्रार्थना के साथ मैं सबको पुनः अपने हृदय से संपूर्ण तिब्बतियों को से धन्यवाद करना चाहूँगा। जय जगत, जय भारत, जय तिब्बत। आगे मैं विशिष्ट अतिथि के रूप में बुलाना चाहूँगी, आमंत्रित करना चाहूँगी श्री नरेश अग्रवाल जी को। वंदे। बड़े हर्ष का विषय है कि आज भारत तिब्बत सहयोग मंच की गोष्ठी की आयोजित हो रही है, जिसकी अध्यक्षता भाई जैन साहब कर रहे हैं, प्रदीप जैन जी, और जिनका आशीर्वाद वचन हमें मिलने जा रहा है वो दयानंद जी हमारे कार्यकारिणी के सदस्य स्वयंसेवक के हैं। और जो अभी मुझसे पूर्व मुख्य वक्ता, मुख्य अतिथि आचार्य जी यहाँ जिस तरीके से उन्होंने भारत तिब्बत सहयोग मंच के बारे में पूरा वृत्तांत से बताया कि किस तरीके से भारत तिब्बत सहयोग मंच कितने वर्षों से संघर्ष कर रहा है, अपने इंद्रेश जी के नेतृत्व में हमारे राष्ट्रीय महामंत्री भाई पंकज गोयल जी जिस तरीके से जब ही प्रारंभ से ही लगे हुए हैं, और मैं भी प्रारंभ से इनके साथ त्वांग यात्रा भी जाने का मौका मिला था। जब प्रथम यात्रा गई थी गुवाहाटी में, जब सब इकट्ठे होते हैं, अब तो वहाँ काफ़ी सुविधा हो गई, उस समय तो वहाँ की रोडें बड़ी ख़राब थी। जब शुरू में की थी अरुणाचल प्रदेश के अंदर जिस तरीके से ये तिब्बत की आज़ादी के लिए भारत की सुरक्षा जरूरी है, तो ये कार्य जो आप कर रहे हैं, जो निस्वार्थ भी, जैसे हमारे स्वामी जी ने कहा, जो निस्वार्थ सेवा करता है वो कभी भी हॉस्पिटलाइज नहीं होता। तो ये निरोगी काया बहुत ज़रूरी है। जो राष्ट्र के स्वाभिमान के लिए कार्यकर्ता आगे आते हैं, अपना समय देते हैं और राष्ट्र के लिए कार्य करते हैं निश्चित रूप से। और जो एक इन्होंने बहुत बड़ी बात कही कि बच्चों को एक आध्यात्म आधुनिक शिक्षा, किताबी शिक्षा के साथ साथ उनको संस्कार के अंदर भी होना चाहिए, आध्यात्मिक शिक्षा भी जरूरी है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। आजकल देख रहे होंगे आप किस तरीके से हमें जब भी सुबह अखबार पढ़ता है उसके फ्रंट लाइन पर किस तरीके से हमें न्यूज़ प्राप्त होती हैं, वो बड़ी हृदय विदारक होती हैं। तो ये जो सब कारण है, ये हम आध्यात्मिक शिक्षा की कमी और संघर्ष के अंदर जो माता पिता अपने बच्चों को संस्कार नहीं देते। तो मेरा निवेदन है इस तरफ थोड़ा ध्यान दें। और जो भारत तिब्बत सहयोग मंच एक जब अपना पार्लियामेंट हाउस लगता है, उस दिन एक उनको सारे एमपीओ को एक इनकी आज़ादी की याद भी दिलाता है, और एक पत्र भी हम लोग उनको भेजते हैं, उनके साइन भी कराते हैं, ताकि वो इस दिन की याद आए और रखे। और मैं आभारी हूँ भाई पंकज गोयल जी का, जिन्होंने आया और मुझे यहाँ मौका दिया बोलने का। और अभी मुझसे दयानंद जी, अभी उनका आशीर्वाद मुझे मिलना है। धन्यवाद। हमारे मुख्य वक्ता के रूप में माननीय श्री पंकज गोयल जी को आए और अपना वक्तव्य रखें। मंच पर आसीन दिल्ली में हम जिनसे मार्गदर्शन और प्रेरणा लेके काम करते हैं, ऐसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दिल्ली प्रांत के वरिष्ठ अधिकारी आदरणीय दयानंद जी, आपका भी आशीर्वचन हम सबको मिलेगा ही। और मेरा सौभाग्य है कि आपके मार्गदर्शन में मैंने अनेकों वर्ष काम किया है, संघ के क्षेत्र में भी, और अभी भी आपका ही मार्गदर्शन लेकर के हम काम कर रहे हैं। ऐसे ही आचार्य जची फुनचोक जी, जो मुख्य अतिथि के रूप में आज हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, तो आपका भी भारत तिब्बत सहयोग मंच की स्थापना से लेकर, बल्कि बताया स्थापना काल से भी पहले से आपका लगातार जो सहयोग, साथ और आशीर्वाद मिल रहा है। ऐसे ही श्रीमान नरेश अग्रवाल जी, आप भी के लगभग प्रारंभ से ही भारत तिब्बत सहयोग मंच के साथ जुड़ कर के विभिन्न दायित्वों पर आपने काम किया है। और दिल्ली प्रांत के अध्यक्ष श्रीमान भूषण जैन जी, आप भी शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं। तो ऐसे भूषण जैन जी और शाहदरा जिले के विभिन्न स्थानों से आए हुए
देवतुल्य कार्यकर्ता बंधुओं मातृशक्ति। वास्तव में आज मुझे परम पूजनीय श्री गुरु जी, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघ चालक थे, उनकी एक पंक्ति याद आती है जब मैं आप सबको देख रहा हूँ। तो वे कहा करते थे, अपना जो कार्य है सार्वभौमिक और सार्वस्पर्शी होना चाहिए, यानी भूमि के हर हिस्से पे होना चाहिए। सार्वस्पर्शी यानी सभी जाति, बिरादरी, पंथ, संप्रदाय, भाषा, बोली के बीच में सबको साथ लेके चलना, उनके बीच में होना। तो जब हमारे जिला के अध्यक्ष श्रीमान प्रदीप जी घोषणा कर रहे थे तो मैं सुन रहा था, तो उसमें इस मंडल से, इस विधानसभा से, मतलब शाहदरा जिले का कोई भी क्षेत्र छूटा नहीं, यानी हर स्थान से कार्यकर्ता हैं। तो ये सुनकर के तुरंत मेरे दिमाग में परम पूज्य श्री गुरु जी की वह पंक्ति ध्यान में आई। तो वास्तव में जो एक कुशल संगठनकर्ता होता है वह इन सब बातों का ध्यान रखता है कि मुझे जो जिम्मेदारी मिली है उसको किस प्रकार निभाना है, और जो अपनी जो टीम बनानी है उस टीम में सभी प्रकार के कार्यकर्ता होने चाहिए और सभी क्षेत्र से होने चाहिए। तो मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूं ऐसे प्रदीप जी को और आप सभी को भी, जो इतनी बढ़िया शानदार टीम का निर्माण किया है। आज ये जो गले में पटके हम सबके घोषणाओं के साथ आदरणीय दयानंद जी ने पहनाए हैं, तो ये सम्मान तो है ही, और साथ में ये हमें जिम्मेदारी का एहसास कराता है कि आदरणीय दयानंद जी ने जो गले में पटका डाला है, ये उन सभी के गलों में पटका डाला है जिनको जिम्मेदारी दी है, और यह जिम्मेदारी हमने सहर्ष रूप से स्वीकार की है कि हम अपने अपने क्षेत्र में भारत तिब्बत सहयोग मंच की गतिविधियों को और आगे लेकर के जाएंगे और अपने इस विषय को मिशन मान करके जन जन तक लेकर जाएंगे। तिब्बत की आज़ादी, कैलाश मानसरोवर की मुक्ति और भारत की सुरक्षा के साथ इस विषय को एक जन आंदोलन के रूप में हम बनाएंगे। तो आज जिनकी घोषणा हुई है, ऐसे सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। अब आगे मैं विषय पर आता हूँ। उस विषय पर आने से पहले उस विषय को एक प्रश्न के रूप में अपनी बात को मैं शुरू करता हूँ। हम सब यहाँ जो बैठे हैं, आप सभी से प्रश्न है कि हमारे 50 गज के मकान, जमीन के टुकड़े पर, मकान पर, 100 गज के मकान पर, या जितना भी बड़ा प्लॉट होगा, मकान होगा, उसके ऊपर कोई कब्जा कर ले तो हमारी क्या प्रतिक्रिया होगी? तो कोई बताए क्या प्रतिक्रिया होगी? क्या उसका विरोध करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा उससे। सभी सहमत है ना? कोई कब्जा कर लेता है जमीन पर हमारी, तो हमें गुस्सा आता है कि नहीं आता? लड़ने का मन करता है कि नहीं करता? कि आज इसके हाथ पैर तोड़ दूंगा है। और कई स्थानों पर, गांव देहातों में तो बस सुनो, बस जितना पूछना था मैं पूछ लिया, अब ज्यादा नहीं बोलना, फिर बोलेंगे गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना? गांव देहातों में तो बंदूकें निकल आती हैं, हत्याएं हो जाती हैं, होती कि नहीं होती? तो मैं अपनी बात को आप यहीं से शुरू करता हूँ। ऐसे ही हमारा पड़ोसी देश तिब्बत, ये कहा जा सकता है कि तिब्बत विश्व का सबसे शांति प्रिय देश था, और भारत भी एक आध्यात्मिक दृष्टि से भी और शांति की दृष्टि से भी, और नया नया उस समय अंग्रेजों से मुक्त भी हुआ था। उस समय की बात है, देश में जो सरकार थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में वह सरकार चल रही थी। तो भारत और चीन लगभग साथ साथ आजाद हुए। 1951 से, क्योंकि चीन की एक खासियत है, चीन शुरू से ही, भले ही आचार्य जी बता रहे थे कि बौद्ध धर्म चीन में पहले गया,
लेकिन कालांतर में चीन ने उस बौद्ध धर्म को त्याग कर कम्युनिस्ट सोच अपना ली और उस कम्युनिस्ट मानसिकता के तहत जो उसकी जो विचारधारा थी विस्तारवाद की, उसने उस विस्तारवाद की विचारधारा को, लोगों की हत्या करने के इस विचार को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले उसने अपने पड़ोसी तिब्बत में अत्याचार करने शुरू किए, लोगों की हत्याएं करनी शुरू की, घुसपैठ शुरू की। 1951 से लेकर जब 1959 आया, 1959 में परम पावन दलाई लामा जी को तिब्बती नागरिकों के साथ वहाँ से अपने महल को छोड़ करके जाना पड़ा। रास्ते रास्ते भटकते भटकते वह भारत पहुँचे और भारत की जो संस्कृति है वो यही है कि किसी को भी गले लगाना, और भारत ने अपनी संस्कृति का परिचय दिया। परम पावन दलाई लामा जी का अभिनंदन किया और उनको हिमाचल में धर्मशाला जिसे नाम से हम जानते हैं वहाँ पर निवास करने के लिए स्थान दिया। आज लगभग तिब्बती देश के विभिन्न राज्यों में निवास करते हैं और हिंदुस्तान से बाहर भी कई देशों में रहते हैं, लेकिन बड़ी संख्या में तिब्बती भारत में रहते हैं। हम जाते हैं ना ISBT के आगे मजनू का टीला, अरुणा कॉलोनी, वहाँ भी एक सेटलमेंट है दिल्ली में। लेकिन 1951 से 1959 के बीच में एक समय आया 1954 का, जो आप पंचशील की बात कर रहे थे। मैं एक बात ये कहता हूँ, हमारा किसी के साथ एग्रीमेंट हुआ, जो वो एग्रीमेंट पूरा हो जाता है तो आगे जब उसको एक्सटेंशन देना है या दूसरी नीति को उसको नए सिरे से शुरू करना है तो किसके साथ करेंगे? उसी के साथ करेंगे ना। लेकिन भारत की उस समय की सरकार ने, नेहरू जी ने ये कहा कि तिब्बत चीन का हिस्सा है और हम जो नई संधि करेंगे तो वो चीन के साथ करेंगे। जबकि 1954 में जब संधि पूरी हुई थी, वह संधि 1914 में तिब्बत के साथ भारत की संधि हुई थी, यानी कि 40 साल की वह संधि थी। और जो 1954 में नेहरू जी ने वो संधि की, मात्र 8 वर्ष की संधि की, और वह 8 वर्ष की संधि इतिहास में सबसे कम समय की संधि थी। उनका विजन स्पष्ट था। हम धोखे में थे या अति विश्वास कर रहे थे चीन के ऊपर। नेहरू जी उसकी गोद में बैठ करके जैसा चीन बोल रहा था वो ऐसा बोल रहे थे। 1954 से लेकर के 1962, 8 वर्ष की जो ये संधि थी, 8 वर्ष की संधि बड़ी सोच समझ करके की गई थी। लेकिन नेहरू जी उसकी बातों में आए और इन 8 वर्षों में हमने सुना होगा, गली मोहल्ले गांव शहर घूम घूम करके पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनकी पूरी सरकार, कांग्रेस पार्टी के नेता सभी गली मोहल्ले गांव शहर क्या बोल रहे थे? हिंदी चीनी भाई भाई। और क्या कर रहे थे? सफेद कबूतर उड़ा रहे थे। 1962 युद्ध हुआ, भारत के हजारों वीर सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए और भारत को विश्व समुदाय के सामने शर्मसार होना पड़ा। आचार्य जी बोल रहे थे, राम मनोहर लोहिया जी ने, जयप्रकाश जी ने, पुराने उस समय सरदार पटेल जी ने नेहरू जी को अवगत कराया। उसमें एक नाम और जोड़ रहा हूँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघ चालक परम पूजनीय श्री गुरु जी ने नेहरू जी को अनेक बार पत्र लिख करके कहा, उनको आगाह किया कि चीन दुष्ट धूर्त विस्तारवादी देश है, हमें इससे सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन नेहरू जी नहीं माने और 1962 हुआ। हमारे हजारों हजार सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए। और मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि उस समय जो हमारी हार हुई, वह हमारी हार हमारे सैनिकों की हार बिल्कुल नहीं थी।
हमारा सैनिक तो उस समय भी वीर था, आज भी वीर है। उस समय अगर हार हुई थी तो वह कमजोर नेतृत्व की हार हुई थी, कमजोर राजनीतिक नेतृत्व की हार हुई थी, वह कमजोर सरकार की हार हुई थी, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की हार थी। उस समय भी हमारे सैनिकों का साहस देखिए। जसवंत सिंह उत्तर प्रदेश के सैनिक थे। 72 घंटे लगातार भूखे प्यासे रह करके बिना सोए अलग अलग पहाड़ियों पर चीन की सेना से मुकाबला करते रहे। भाग भाग करके कभी इस पहाड़ी से बंदूक चलाना, कभी दूसरी पहाड़ी पे बंदूक चलाना, कभी कहीं से कभी कहीं से, लगातार 72 घंटे। विचार कीजिए कैसा वीर योद्धा होगा वो। लेकिन जयचंद हमारे हर काल में हुए हैं। उस समय भी किसी ने मुखबरी की, चीन की सेना आगे बढ़ी और उस वीर सैनिक को गोली मार करके उसकी हत्या हुई, वीरगति को प्राप्त हुए और उनको गर्दन से काट के उनका सर अपने साथ ले गए। आज जब हम तवांग तीर्थ यात्रा पर जाते हैं भारत और तिब्बत की सीमा पर, तो रास्ते में एक स्थान आता है जसवंतगढ़। तो वहाँ पर उनका एक उनकी प्रतिमा लगा करके हम उसको बोलते हैं जसवंत सिंह जी का मंदिर है। हमने उसको मंदिर नाम दिया है। तो लगभग देश भर से 400 यात्री जाते हैं हर वर्ष। वहाँ पर उनकी पराक्रम को, उनकी शौर्यता को सभी लोग सैल्यूट करते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं। तो ऐसे वीर सैनिक भारत के पास हैं। उस काल में भी थे और आज के काल में भी हैं। लेकिन जो राजनीतिक क्षमता होनी चाहिए वो उस समय नहीं थी, आज है। तो हम भी बड़े गर्व के साथ ये कहते हैं कि ये भारत 1962 का भारत नहीं है। आज का भारत आंखों में आंख डाल करके बात करना जानता है। आज का भारत ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता है। और वह चीन ने 3 बार गलती की, गलवान घाटी में की तो भारत के 20 जवान वीर गति को प्राप्त हुए। लेकिन चीन की जो आदत है वे धोखे से हमला करने की है, रात के अंधेरे में करने की है। तो इसलिए जब उन्होंने धोखे से आक्रमण किया, उसके कारण वो वीर जवान हमारे 20 जो वीर गति को प्राप्त हुए। लेकिन उसके बाद में जो हमारे जवानों ने चीन के सैनिकों को मारा, तो इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा, चीन आज तक बता नहीं पाया कि उसके कितने सैनिक मरे हैं। ये है भारत के वीर जवानों की। तो इसलिए उसके बाद में दूसरा उसने काम किया डोकलाम में। आजकल बड़ी चर्चा का विषय बना ना डोकलाम, बांग्लादेश के कारण। तो वही डोकलाम, उस समय भी चीन ने उस डोकलाम पर कब्जा करने का प्रयास किया, तो हमारे सैनिकों ने एक कदम भी अपनी सीमा में रखने नहीं दिया। उसके बाद तवांग सेक्टर में भी यही काम किया। तो तवांग सेक्टर में भी अच्छे से चीन के सैनिकों की क्लास लगाई। तो ये है भारत के जवान। लेकिन मैं कभी कभी ये कहता हूं, इस 1947 से लेकर के ये 10-11 वर्ष छोड़ दीजिए, उससे पहले तक हमारे देश के लोगों को हमारे देश की सरकारों ने केवल और केवल हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में उलझा के रखा। और जबकि हमारा असली बड़ा जो दुश्मन है वो था चीन। सबसे बड़ा जो नुकसान हमें हुआ तो वह चीन के कारण हुआ। पाकिस्तान को भी मदद की, पाकिस्तान के आतंकवादियों को भी मदद की तो वो चीन ने की। लेकिन हमारे देश की सरकारें तो भारत पाकिस्तान करती रही है। जबकि पाकिस्तान में कभी कोई ऐसा विशेष दम था नहीं जो भारत का वह मुकाबला कर सके। दम तो चीन में भी नहीं है। हम उसमें उलझे रहे और चीन हमारी भूमि पर कब्जा करता रहा। तब मैं कहता हूँ, क्योंकि हमारे देश में पत्रकार और हमारे देश की जो सरकारें रही वह कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट मानसिकता से ग्रसित रही।
1962 से लेकर 2014 मई तक, आंकड़े को सुनना जी, 1547 बार, कितना? 1547 बार चीन की सेना ने भारत की भूमि में घुसपैठ की, लेकिन किसी पत्रकार ने कभी लिखा नहीं, बताया नहीं, कभी किसी टीवी चैनल में नहीं बताया गया कि चीन की सेना कितनी भारत में आई है, कितना कब्जा किया है। कभी किसी पत्रकार ने गलती से किसी छाप दिया 7वें 8वें पेज पर कि चीन की सेना 21 किलोमीटर भारत की सीमा में घुस गई, उसको नौकरी से निकाल दिया जाता था। उसके बाद ये नहीं पता कि चीन की सेना वापस कितने कदम गई कि नहीं गई, कभी नहीं। चीन की सेना हमेशा भारत की भूमि पर कब्जे करती गई और भारत की सरकार हमेशा मौन रहती गई। और संसद में एक बार एक सांसद ने नेहरू जी से पूछा, तो नेहरू जी ने क्या जवाब दिया कि वहाँ तो घास का तिनका भी नहीं उगता, वे तो बंजर भूमि है। तो उन्होंने कहा, नेहरू जी आपके सर पे भी बाल नहीं हैं, तो इसे भी काट के दे दो। यानी नेहरू जी की सोच इस प्रकार की थी, आइए जितना मर्जी कब्जा करिए। तो ये स्थिति बनी हुई। और पाकिस्तान की तरफ से फुस्सी बम भी फेंका जाता तो हमें बड़ा गुस्सा आता था कि नहीं आता था? हम क्या बोलते थे? सबसे पहले माथे पर 4 लाइनें होती थी, आंखें गुस्से में लाल होती थी और मुंह पर होता था कि अब तो पाकिस्तान की ऐसी की तैसी कर देंगे, अब तो पाकिस्तान में आग लगा देंगे, अब तो तिरंगा रावलपिंडी में घुसकर फहरा देंगे, ये सब होता था। लेकिन चीन हमारे देश में 85,500 वर्ग किलोमीटर भूमि पर कब्जा कर लिया। तिब्बत पर कब्जा करने के बाद हमारे आराध्य देव भगवान शंकर के निवास स्थान कैलाश मानसरोवर पर कब्जा कर लिया। उसने कब्जा किया जो नास्तिक देश है, किसी पूजा पद्धति को नहीं मानता, किसी धर्म को नहीं मानता, किसी ईमान को नहीं मानता, वो कब्जा करके बैठा है। और आज हमें कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने जानी हो तो पहले उससे परमिशन लो। 1959 से पहले जब तक तिब्बत आज़ाद था तब तक भारत के लोग बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी की अनुमति के, परमिशन के, कभी भी जब मन किया कैलाश मानसरोवर की यात्रा जाया करते थे। और आज हमें चीन से परमिशन लेनी पड़ती है अपने ही आराध्य देव के दर्शन करने के लिए, और मोटा टैक्स देना पड़ता है तब चीन परमिशन देता है। ऐसा क्यों और कब तक चलेगा? क्योंकि हम सब सो रहे हैं। हमने किसी में से भी आवाज़ उठाई किसी ने कैलाश मानसरोवर मुक्त होना चाहिए? मैं एक बात आपको बोलना चाहता हूँ, हम में से बहुत सारे लोग शिवलिंग पर जल चढ़ाते होंगे प्रतिदिन मंदिर में जाके। कोई ऐसा होगा जो सोमवार को जाता होगा, कोई ऐसे भी होंगे जो मास में एक बार चढ़ाते होंगे, कोई ऐसे होंगे जो 6 मास में शिवरात्रि आती है तो 6 मास में एक बार चढ़ा देते होंगे। नहीं तो कोई ऐसे तो होंगे जो वर्ष में जो शिवरात्रि आती है उस पर चढ़ाते होंगे। और जो जल चढ़ाते भी नहीं है, कम से कम अपने इस दिल से ये तो मानते होंगे वो भगवान भोलेनाथ शंकर आदिनाथ है। मानते कि नहीं मानते? तो हमारे मन में, मस्तिष्क में कभी क्यों नहीं आया कि उस भोलेनाथ का, उस शंकर का, उस महादेव का निवास स्थान मुक्त होना चाहिए? आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तो इसलिए मैं कहता हूँ हमारी पूजा अर्चना तब तक अधूरी है जब तक कैलाश मानसरोवर मुक्त नहीं हो जाता। हम जितना मर्जी जल चढ़ा लें, जितनी मर्जी पूजा कर दें, तो इसलिए हम जब भी पूजा करें भगवान शंकर से आशीर्वाद मांगे कि हे प्रभु अपने इस काज में मुझे लगा ले और आपका निवास मैं जल्दी से मुक्त करा लूं, मुझे इतना सामर्थ्य दो, मुझे इतनी शक्ति दो।
और मैं एक बात ये भी कहना चाहता हूँ, हम सभी सैनिक हैं। केवल देश की सीमा पर खड़ा हुआ जवान वो तो सैनिक है ही, उसने तो ठेका ले ही रखा है हम सबकी रक्षा सुरक्षा का। हम अपने घर में रह कर के अपने तीज त्योहारों को, होली, दीपावली, रक्षाबंधन और बाकी सारे पर्व त्योहारों को बड़े हर्षोल्लास के साथ में मनाते हैं। तो वो उसी सैनिक के कारण ही मना पाते हैं जो बॉर्डर पे सीमा पर खड़ा हुआ है। अपने घर पे नहीं जाता वो, उसका ही परिवार है, उसकी माँ बेटी बहन है, उसके ही माता पिता हैं, लेकिन वो सीमा पर क्यों खड़ा है? मातृभूमि की रक्षा करने के लिए। और हम सब खुशी से रहें, हर्षोल्लास के साथ में अपने पर्व त्योहारों को मना सकें। लेकिन हमारी भी कोई जिम्मेदारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जन्म तो उस कुत्ते को भी मिला है, जानवर को भी मिला है, वो भी खा पी रहा है, पेट भर रहा है और जितनी उसकी आयु है वो चला जाएगा। फिर उसमें हमें क्या अंतर रह गया? या मैं अपना निजी स्वार्थ सोचूं, देश में क्या हो रहा है देश की चिंता ना करूं, तो क्या फायदा मेरा? ईश्वर ने मनुष्य रूप में हम सबको धरती पर इसलिए भेजा है, एक आयु होने के बाद में जो मैंने अपने समाज से लिया है, उसके बाद में मेरा समय आता है कि अब मैं समाज को जो मैंने लिया है उसको लौटाऊं। मैंने बचपन से लेके जवानी से लेके एक आयु तक सब कुछ लिया ही है समाज से, लेकिन एक समय आने के बाद ये हम सबकी प्रत्येक मनुष्य की जिम्मेदारी बन जाती है इस समाज को वापस दूं मैं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि हर एक व्यक्ति, चाहे वह पुरुष है, चाहे हमारी माँ बेटी बहन है, हम सभी सैनिक हैं। सीमा पर जाकर के लड़ें या अपने घर में रह करके अपने देश की रक्षा करें, तो उसके लिए मैं कहता हूँ एक छोटा सा काम हम सबको करना है। हमने बहुत नारे सुने, उसमें एक नारा ये भी है कि हमें चीन के सामान का प्रयोग नहीं करना, उसका बहिष्कार करना है। जिस दिन चीन आर्थिक रूप से कमजोर हो गया, पूरे विश्वास के साथ में कहता हूं, उस दिन तिब्बत भी आजाद होगा, उस दिन कैलाश मानसरोवर भी मुक्त होगा। 1959 तक भारत की लगभग 3500 किलोमीटर की जो ये सीमा है, लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, केवल 179 सैनिक इस इतनी बड़ी सीमा की सुरक्षा करते थे। लेकिन आज हजारों की संख्या में, गुवाहाटी पार करते ही आप तवांग तक जाइए, चप्पे चप्पे पर हजारों, कितना करोड़ों, हजारों करोड़ रुपया केवल सुरक्षा के नाम पर खर्च हो रहा है। इतने टनल बन रहे हैं, इतनी रोड बन रही हैं, इतना सुरक्षा के नाम पर कितना कुछ खर्च हो रहा है। अगर तिब्बत आज़ाद होता तो ये सारा नहीं होता ना। ये पैसा कहाँ खर्च होता फिर? भारत के विकास पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर अनेकों जगह खर्च होता, कितना लाभ होता, और भारत की सीमाएं भी सुरक्षित होती। क्योंकि तिब्बत तो हमारा ऐसा देश है जो कहते हैं ना कि रोटी बेटी का संबंध, ऐसा हमारा तिब्बत के साथ में हमारे सांस्कृतिक संबंध तो और ऐतिहासिक संबंध तो तिब्बत के साथ रहे ही हैं। परम पावन दलाई लामा जी भी कहते हैं कि भारत हमारा गुरु है, हम चेले हैं। तो इसलिए हम सभी ने कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना, छोटा सा काम करना है, चीनी सामान का बहिष्कार करना है। तो यह संकल्प अगर हमने आज ले लिया, ईश्वर को साक्षी मान करके, तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि बहुत जल्दी हम आज़ाद तिब्बत में प्रवेश करेंगे और भगवान शंकर के निवास स्थान कैलाश मानसरोवर जाके उनकी पूजा अर्चना आराधना करेंगे। फिर हमें किसी से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
तो ये छोटा सा काम हम सबको करना है। और अब मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलते हुए, क्योंकि अभी आदरणीय दयानंद जी का भी आशीर्वचन लेना है और विषय बहुत बड़ा है, बोलने के लिए बहुत कुछ है, घंटे नहीं दिन निकल जाएंगे, लेकिन विषय समाप्त नहीं होगा, क्योंकि ये लड़ाई हमने बहुत लंबी लड़नी है। इसलिए हम सभी एक योद्धा की तरह, एक वीर सैनिक की तरह बिना शस्त्र के अपने अपने क्षेत्रों में काम करें, लोगों को जोड़ें इस विचार को और इस मिशन के साथ आगे बढ़ते हुए हजारों हजारों लाखों लाख लोगों को जोड़ते हुए, जगाते हुए इस काम में आगे बढ़ते रहें। तो इतना ही कह करके मैं अपनी बात को यहीं पूरा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। भारत माता की जय। वंदे वंदे वंदे। भारत तिब्बत सहयोग मंच ने एक नारा दिया, चीन की सीमा चीनी दीवार। आपने बोलना बाकी सब कब्जा है। चीन की सीमा चीनी दीवार, चीन की सीमा चीनी दीवार, चीन की सीमा चीनी दीवार। कैलाश मानसरोवर मुक्त हो, कैलाश मानसरोवर मुक्त हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हमारे जो हमारे बीच में हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हमारे बीच में आज हमें आशीर्वचन देने के लिए श्री दयानंद जी आए हुए हैं, कार्यकारिणी सदस्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। उनका स्वागत है, वो आए और हमारा मार्गदर्शन करें। भारत माता की, भारत माता की। इस भारत तिब्बत सहयोग मंच सहादरा जिले के आज इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित आज की अध्यक्षता करने वाले श्रीमान भूषण जैन जी, जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं, साथ में भारत तिब्बत सहयोग मंच के महामंत्री श्रीमान पंकज गोयल जी, उनके साथ आचार्य जी जिनका बहुत बड़ा ज्ञान और बौद्ध उसमें अध्ययन, और उनके साथ श्रीमान नरेश अग्रवाल जी, और यहाँ उपस्थित सभी भारत तिब्बत सहयोग मंच के कार्यकर्ता और पदाधिकारीगण, बंधु और बहनें। अभी पंकज जी बता रहे थे कि संघ के स्वयंसेवक, यानी पंकज जी से 25-26 वर्ष पुराना परिचय है। मेरे पास में विभाग की जिम्मेदारी थी, संघ के नाते विभाग यानी दिल्ली में 8 विभाग है, तो एक हिस्सा उस पूर्वी विभाग की जिम्मेदारी थी, और पंकज जी सहजरा करवा थे। लंबे समय साथ साथ काम किया। उससे पूर्व में संघ के प्रचारक रहे, और प्रचारक जीवन से वापस आने के बाद में सहजरा कारवा की जिम्मेदारी रही, और उसके बाद से लगभग भारत तिब्बत सहयोग मंच में ही कार्य आप कर रहे हैं। तो बड़े लंबे समय से पंकज जी से मेरा परिचय और साथ साथ काम करना रहा। नरेश अग्रवाल जी भी संघ के स्वयंसेवक हैं और राजनीतिक क्षेत्र में काम करते रहे, और लंबे समय से भारत तिब्बत सहयोग मंच में काम कर रहे हैं। इसी प्रकार श्रीमान प्रदीप जी, मैं उस समय जिला कारवा होता था, पहले निरपस जिला था, उसका जिला कारवा रहा, उसके बाद में मयूर बिहार जिला था, तो वहाँ उस ज़िले में प्रदीप जी रहते थे। तो उस समय मुख्य शिक्षक बने, मुख्य शिक्षक शाखा कारवा ऐसे अनेकों दायित्वों पर रहे, और बाद में फिर विश्व हिंदू परिषद में काम किया, और अब सतत भारत सहयोग मंच पर काम करते हुए और इस सहादरा जिले के अध्यक्ष हैं। यानी हम सब जो कार्यकर्ता हैं बैठे हुए हैं, वो सब कार्यकर्ता एक विचार के लिए काम करने वाले कार्यकर्ता हैं। और विचार क्या है? विचार है अपना भारतवर्ष जो विश्व गुरु कभी होता था, पुनः उसकी ख्याति प्राप्त हो। इस विचार को काम करने वाले सभी कार्यकर्ता बंधु और भगिनी बैठे हुए हैं। और आज एक बड़ी खुशी की बात है कि हम सबको आज दायित्व योजना हुई। पद तो मैं कहूँगा नहीं, क्योंकि जब पद आता है तो कहीं अधिकार आते हैं, और जब दायित्व आता है तो कहीं कर्तव्य आते हैं, कि हमारे पास में ये कर्तव्य आया है, ये काम आया है। दायित्व का अर्थ यही होता है।
और पद जब होता है तो पद के लिए फिर कार्य नहीं, फिर तो अधिकार की बात होती है। तो आज दायित्व योजना हुई और दायित्व योजना पर हम सबके जिम्मे ऐसे दायित्व आए, तो उस दायित्व के लिए काम करना, उस दायित्व का निर्वहन करना, फिर ये हमारी जिम्मेदारी हो जाती है। अर्थात ये जिम्मेदारी मेरे पास में आई है, इसका ये काम है, उस काम को समझना, उस काम को करना। जब कार्यकर्ता पर दायित्व आता है तो उस समय ज़रूरी नहीं है कि उस कार्य के लिए वो योग्य हो, लेकिन वो योग्यता अपने अंदर विकसित करना दायित्व आने के बाद ये हम सबका अपना कर्तव्य हो जाता है। तो मैं आज जो सब कार्यकर्ता जिनको दायित्व आए हैं उनको मैं बधाई तो नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि कोई पद नहीं है, दायित्व है, लेकिन शुभकामनाएं निश्चित रूप से दूंगा कि वो अपने इस कार्य में सफल हों और अपने को उत्तरोत्तर उस कार्य के योग्य बनाते चलें और उस कार्य को अच्छी गति दे सकें। आचार्य जी ने बहुत अच्छे प्रकार से तिब्बत का इतिहास, तिब्बत की ज्योग्राफी, भौगोलिक क्षेत्र और तिब्बत की संस्कृति, उस सब के बारे में बहुत अच्छे प्रकार से हम सबको बताया। इसी प्रकार पंकज जी ने भी लेकर चीन, तिब्बत और जो समय पूर्व में आज़ादी के बाद जो सरकार रही, उस सरकार के जो कर्ता धर्ता रहे, उन सब के बारे में एक अच्छे प्रकार से हमारे सामने वर्णन किया है। मैं आप सबको अधिक समय न लेते हुए, पंकज जी ने भी जैसे बताया कि काफ़ी समय हो गया, लेकिन ये निश्चित रूप से कहूँगा कि हम सब तिब्बत की भलाई के लिए, तिब्बत की अच्छाई के लिए कुछ न कुछ निश्चित रूप से हम करते रहें और हमने जो जिम्मेदारी ली है उस जिम्मेदारी पर हम खरे उतरें अर्थात उस जिम्मेदारी का निर्वहन हम ठीक प्रकार से करें। यही मैं केवल कहते हुए और अपने दो शब्द हैं उनको पूर्ण करता हूँ और आप सबको मैं साधुवाद और जो इस कार्यक्रम के आयोजक हैं उन सबको भी साधुवाद बधाई देते हुए अपने दो शब्द जवाब देता हूँ। धन्यवाद। कुछ कार्यकर्ता हमारे रास्ते में थे, वो अभी आए हैं, तो मैं सम्मानित मन से आग्रह करूंगा कि एक बार उनका भी पटका बना के सम्मान करें। मैं नाम पढ़ रहा हूँ। अतुल राणा जी आए भैया। दीपक गुप्ता जी, गांधीनगर विधानसभा। एक देवदत्त जी, आओ आप जल्दी। दीपक गुप्ता जी, गांधीनगर विधान। परमानंद ब्रिजवासी जी, सादरा से। कृष्णानगर से सह संयोजक अनारा जी। आ जाओ जल्दी, आ जाओ वैसे। सूरज शर्मा जी आए हैं। अशोक शर्मा, चलिएगा। कोई बताओ जिसका नाम ना बुलाओ, कोई है ऐसा कार्यकर्ता? हमारे बीच में प्रांत के हमारे कई कार्यकारी अध्यक्ष रली जादव के प्रभारी श्री राजन जी से आग्रह करूंगा मंच करके जाए। राजन जी, कुछ आगामी कार्यक्रम होने हैं और जो संगठन का स्थापना दिवस होता है, तो इस रूप में पूरे देश भर में कार्यक्रम होते हैं 5 मई को। उसी से जुलाई में 6 जुलाई से हमारा जो परम पावन दलाई लामा जी का जन्म दिवस है, तो उनके कार्यक्रम देश भर में होते हैं। अगस्त में श्रावण मास कैलाश मानसरोवर मुक्ति संकल्प अभियान हम चलाते हैं, जहाँ जो अपने भगवान शिव के मंदिर उनमें जलाभिषेक और भंडारे तरह तरह के कार्यक्रम करते हैं। अक्टूबर में 20 अक्टूबर चीन आक्रमण दिवस के रूप में हम मनाते हैं और इन्हीं कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए, चलाने के लिए जल्दी ही जिले की जो अपनी कार्यकारिणी की बैठक हुई है आज, जो घोषणाएं हुई हैं, तो जल्दी मैं सबको व्यक्तिगत रूप से 2 घोषणाएं हो रहे हैं। पंडित कपिल शास्त्री जी हैं, आप गीता कॉलोनी में रहते हैं, ये हमारे जिले के संरक्षक के रूप में रहेंगे। इसी तरह से प्रकृति संरक्षक प्रकोष्ठ है हमारा,
मंच पर आसीन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत कार्यकारिणी सदस्य आदरणीय दयानंद जी, आप जिले की संगोष्ठी में आज उपस्थित आए, आपका बहुत बहुत आभार। मुख्य अतिथि के नाते आचार्य यशी कुंचौक जी, आपका भी बहुत बहुत आभार। के चेयरमैन हैं शंकर नगर, आपका भी बहुत बहुत आभार। और अपने प्रांत के संरक्षक के नाते हमें संरक्षण भी दे रहे हैं। अपने राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय पंकज गोयल जी, उनका भी आभार। उन्होंने आज मुख्य वक्ता के नाते हमें मार्गदर्शन दिया। और इस गोष्ठी कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे प्रांत के अध्यक्ष आदरणीय भूषण जैन जी, मैं आप सभी का इस कार्यक्रम में आभार व्यक्त करता हूं। और गरिमामयी उपस्थिति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें जिन्होंने यह गोष्ठी कार्यक्रम के लिए स्थान उपलब्ध कराया, अपने शिव कुमार जी गोयल आयुष्मान जिस स्थान पे बैठे हैं, उनका भी बहुत बहुत आभार। और आप सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। राष्ट्रगान के लिए पंजाब सिंध गुजरात मराठा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे वंदे। दूसरे ग्रुप में ना फोटो नहीं आएगी नहीं संजय भाई चलो आप लोग नीचे आ जाओ। चलो संजय भाई भैया प्लीज आ जाइए, नीचे आ जाइए भैया। जिनकी हो गई ऊपर आओ। हाँ जी आओ ऊपर आओ। हो गए सभी की? हाँ जी हाँ जी आ जाओ तो जल्दी आप संदीप जल्दी कार्यक्रम के बारे में बताइए, ये किस तरह का कार्यक्रम आज हुआ? ऐसा भारत तिब्बत सहयोग मंच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक डॉक्टर इंद्रेश कुमार जी के मार्गदर्शन में काम करता है। और तिब्बत का जो विषय है वो जन जन तक जाए। तिब्बत शांतिप्रिय देश है, तिब्बत आज़ाद होना चाहिए। जो 1969 में उस धूर्त और विस्तारवादी चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया और उसके बाद में भारत के भी बहुत बड़े भूभाग पर कब्जा किया हुआ है।
और उसके बाद भी वो कभी लद्दाख और कभी अरुणाचल प्रदेश, उसके ऊपर उसकी गिद्ध दृष्टि रहती है। वो ये कहता है कि ये अरुणाचल प्रदेश और ये लद्दाख जो है ये चीन का हिस्सा है। ऐसे ही वो बीच में डिमांड करता रहता है। तो जनता को ये ध्यान में आए कि वो जो दूर से जो कपटी चीन है वो अपनी विस्तारवाद की नीति से किस प्रकार हमारे देश को खंडित करना चाहता है। एक मासूम जो शांति प्रिय देश था तिब्बत, पूरे विश्व भर में विश्व की छत से कहा जाता है, उसके ऊपर कब्जा कर लिया। और हमारे जो आराध्य देव हैं भगवान शंकर, उनके निवास कैलाश मानसरोवर पर भी उसने कब्जा कर लिया। देखो 1959 से पहले हमें किसी परमिशन की जरूरत नहीं, किसी वीज़ा पासपोर्ट की जरूरत नहीं। आज हमें अपने आराध्य देव के दर्शन करने भी जाना हो, उनकी पूजा अर्चना आराधना करने के लिए जाना हो, तो चीन से परमिशन लेनी पड़ती है। उसको भारी संख्या में उसको मोटा टैक्स देना पड़ता है, तब जाकर के हम दर्शन कर पाते हैं। और उसको हम टैक्स दे रहे हैं, उससे परमिशन ले रहे हैं, जो खुद एक कम्युनिस्ट मानसिकता का देश है, जो खुद विधर्मी देश है, तो वो जो किसी को नहीं मानने वाला देश है, वह देश जो किसी जाति धर्म संप्रदाय को नहीं मानता। इससे तो इसलिए लोगों को जागरूक करने के लिए आज दिल्ली में यह एक विचार गोष्ठी का आयोजन हुआ और हम विश्व समुदाय से ये आग्रह करते हैं कि कैलाश मानसरोवर जो है यह एक विश्व की एक धरोहर है। इसको बुद्धिस्ट जो बौद्ध मत को मानने वाले हैं वे भी पूजते हैं, जो जैन मत को मानने वाले हैं वे भी पूजते हैं, और सिख मत को मानने वाले हैं वे भी पूजते हैं। ये सबकी आस्थाओं का केंद्र है कैलाश मानसरोवर। इसलिए कैलाश मानसरोवर विश्व उसको वैश्विक धरोहर कहा जाना चाहिए और वह किसी एक कपटी देश से मुक्त होना चाहिए। भारत तिब्बत सहयोग मंच के महामंत्री होने के नाते एक नज़रिया जो होता है कि ये इस काम को इस तरह से गति देनी चाहिए। तो जैसे ये विदेश या राजनीति जो है वो सारी इस तरह की बातें होंगी, लेकिन ये जन जो ये आंदोलन बना रहे हैं इसको, इसके बारे में थोड़ी चर्चा विस्तारपूर्वक बताइए। देखिए 25 वर्ष हो गए, 26वां स्थापना दिवस है 5 मई को, और हमने तय किया है कि 5 मई को पूरे देश भर में स्थानों पर कार्यक्रम होंगे, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम होंगे, विचार गोष्ठियों के माध्यम से होंगे। स्कूल कॉलेजों में जाकर के छात्रों को और जो प्रबुद्ध लोग हैं उनको उनके बीच में बैठ कर के विचार गोष्ठी सेमिनार के माध्यम से उनको बताने का काम करेंगे। ऐसे ही मंदिरों में जाकर के धार्मिक आयोजन के रूप में लोगों को बताएंगे। तमाम तरीके से भिन्न भिन्न प्रकार से मानव श्रृंखला बना करके लोगों का ध्यान आकर्षित करेंगे, शांति मार्च के रूप में करेंगे। तो ऐसे तमाम कार्यक्रम हैं, इनको करने के बाद पूरे देश भर में लोगों को लाखों नहीं करोड़ों लोग तक हम अपनी इस बात को पहुंचाने का काम करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि एक समय था कि तिब्बत का विषय लगभग मृतप्राय हो गया था, लेकिन हमने भारत तिब्बत सहयोग मंच के माध्यम से जो पूरे देश भर में कार्यकर्ताओं ने ये अलग जगह के रखी, इसको अपना एक मिशन मान करके और इस मिशन को आत्मसात करके जो जन जन तक बात पहुँचाई है, इससे करोड़ों लोग जागरूक हो रहे हैं। और आज हर घर से एक ही आवाज़ निकलती है, चीनी सामान का बहिष्कार हो। और हमें ये भी पूरा विश्वास है जिस दिन चीन आर्थिक रूप से कमज़ोर होगा उस दिन तिब्बत भी आज़ाद होगा, कैलाश मानसरोवर भी मुक्त होगा। तो अभी विचार मंच का जो है वो उद्देश्य क्या है कि जैसे ये धार्मिक जो यात्राएं हैं उसको सुचारू रूप से चालू करवाना या तिब्बत की आज़ादी? पहला हमारा तो उद्देश्य यही है कि तिब्बत भी आज़ाद होना चाहिए, कैलाश मानसरोवर भी मुक्त होना चाहिए। तिब्बत ना चीन का, ना चीन के बाप का है, और ना कैलाश मानसरोवर चीन का, ना चीन के बाप का। ये हमारा है, हमारे बाप का, हमारे पूर्वजों का, हमारे पुत्र का, और हमारे आदि अनंत महादेव भगवान शंकर का निवास है। तो इसलिए चीन का कोई दावा ही नहीं है, चीन का कोई अस्तित्व नहीं है, तब से कैलाश मानसरोवर है। तो इसलिए तिब्बत आज़ाद होना चाहिए, कैलाश मानसरोवर मुक्त होना चाहिए, उसका कोई किसी प्रकार का अधिकार नहीं है। चीन को मैं आज ये कहूँगा कि चीन
दुनिया की धरती पर कब्जा करने वाला भूमाफिया है। तो इसलिए भारत ही नहीं और विश्व के बाकी देशों को भी चीन से सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा भूमाफिया है। लोगों की ज़मीन पर कब्जा करना जानता है, यही काम वो करता है। तो इसलिए नेपाल को भी सावधान रहने की ज़रूरत है, श्रीलंका को भी सावधान रहने की ज़रूरत है, बांग्लादेश को भी सावधान रहने की ज़रूरत है, म्यांमार को भी सावधान रहने की ज़रूरत है, भूटान को भी सावधान रहने की ज़रूरत है। बल्कि चीन के साथ जितनी भी देशों की सीमाएं लगती हैं उसका लगभग 2-3 देशों को छोड़ दें सभी देशों से विवाद है, और वह विवाद भी ज़मीन को लेकर के ही है। तो इसलिए ये सबको ध्यान में भी आ गया है कि चीन एक विस्तारवादी देश है, तो इससे हमें सावधान रहना है। तो ये अभियान केवल भारत में नहीं, वैश्विक स्तर पर यह अभियान चल रहा है, और बहुत जल्दी हमें विश्वास है तिब्बत और कैलाश दोनों मुक्त होंगे। और आज जो पूरे वैश्विक स्तर की जो परिस्थितियां हैं वह उनमें काफ़ी परिवर्तन आ रहा है। चाहे अभी जो अमेरिका की ओर से जो ये टैक्स वार जो शुरू हुआ है, टैरिफ वार है, इसको लेकर के भी है, लेकिन मैं फिर भी इस बात के ऊपर ये कहूँगा जो ये टैरिफ ट्रेड वार जो है इसको हमें लेकर के बहुत ज़्यादा उत्सुक भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा उत्साही भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अमेरिका जो है ये पहले से ही प्रेशर पॉलिटिक्स करता है, दूसरे देशों पर दबाव बनाने का काम करता है, और उसके बाद ये बैक भी हो जाता है। तो इसलिए इसको ये नहीं सोचना चाहिए कि ये स्थायी वाला काम अमेरिका ने किया है, कब वो पलटी मार जाए तो कोई भरोसा नहीं है। इसलिए अभी फ़िलहाल बहुत जल्दी होगा बहुत ज़्यादा उत्साही होना कि अमेरिका ने चीन के खिलाफ ये टैक्स लगा करके बढ़ा करके बहुत अच्छा काम किया है, हम अमेरिका के बहुत बड़े समर्थक हैं। तो इसलिए अभी बहुत जल्दी होगा कुछ कहना। तो लेकिन भारत तिब्बत सहयोग मंच पूरे हिंदुस्तान ही बाकी देशों में भी यही आह्वान करता है, लोगों को जागरूक करने का काम करता है कि चीनी सामान का बहिष्कार करें, चीनी सामान, चीनी प्रोडक्ट नहीं खरीदें। मामला 2 देशों का है, तो राजनीतिक स्तर पर किस तरह का प्रयास आपके मंच द्वारा किया? राजनीतिक स्तर पे आप ये समझिए कि भारत की सरकार या कोई भी किसी भी देश की सरकार होगी, वह सीधे किसी भी WTO का मेंबर होने के कारण जो देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं, किसी भी देश के सामान को सीधा मना नहीं कर सकता। लेकिन अच्छी बात यह है कि घुमा फिरा के दाएँ बाएँ से कुछ न कुछ ऐसे रास्ते निकाल ही लेते हैं और निकल जाते हैं, अगर कोई मन में इच्छा शक्ति हो। ऐसे हमारे देश के प्रधानमंत्री थोड़ा तेज बोलना, आवाज़ कम आ रही है, बस। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने या सरकार ने ये कहा जाए कि कोरोना के समय भी ऐसे अनेकों सामान के ऊपर प्रतिबंध लगाया, और उससे पहले भी मेरे को जाना 2014 की दीपावली के आसपास भी ऐसे सैकड़ों प्रोडक्ट्स थे चाइना के जो भारत में आते थे, उनको हार्मफुल हैं ये हमारे भारत में बच्चों के लिए, उनको ऐसा कह करके प्रतिबंध लगाया। और एक दिवाली पर 90 दिन चाइना का माल कस्टम पर पड़ा रहा, लेकिन क्लियरेंस नहीं मिली और वह सामान बेकार रहा। तो चाइना का सामान दीपावली पर बिका नहीं। तो इस प्रकार के छोटे छोटे काम करके भारत की सरकार चीन के ऊपर प्रेशर भी बनाती है, चीनी सामान नहीं बिके उसको रोकने का काम भी करती है। तो भारत के प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही, लोकल फॉर वोकल। तो और दूसरा प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाना है। तो ये बात प्रधानमंत्री जी ने कही है, हमें किसी संदर्भ में कही है, इसको समझना चाहिए, हमें समझना पड़ेगा। प्रधानमंत्री वो सीधा तो नहीं बोलते भाई चाइना का सामान नहीं खरीदना, लेकिन उनका इशारा जो है वो हमें समझना होगा, इतनी बुद्धि हमारे में होनी चाहिए। भाई साहब विषय वही है कि भारत तिब्बत की आज़ादी के लिए किस तरह का राजनीतिक प्रयास आपके मंच द्वारा किया जा रहा है, मैं ये कह रहा हूँ। देखो मेरा ये मानना है जिस देश की संस्कृति भाषा जीवित रहती है वही देश आगे बढ़ता है, और आज़ादी की संभावना भी तभी बनी रहती है जब हमारी भाषा और हमारी संस्कृति जीवित है। तिब्बत ने आज तक अपने
इन पिछले 65-70 सालों में अपनी भाषा को भी, अपनी संस्कृति को भी बचा के रखा है, जीवित रखा है। तो मुझे लगता है आज नहीं तो कल तिब्बत आज़ाद होगा। कभी कभी मैं एक बात और बोलता हूँ, देखो अभी 67 वर्ष हुए हैं तिब्बत पर चीन के कब्जे को। भारत तो सैकड़ों वर्ष दूसरे लोगों के हाथों में कब्जे में रहा, मुगल काल भी रहा, अंग्रेजों का काल भी रहा, लेकिन भारत के लोगों ने भी हिम्मत नहीं छोड़ी और एक दिन भारत को आज़ाद करा के रखे। इसी प्रकार अभी 67 वर्ष हुए हैं, लेकिन इतने कम समय में भी हमें वैश्विक स्तर पे जो बदलता हुआ माहौल है उसको देख करके लगता है, और भारत की बढ़ती हुई ताकत को देख करके लगता है कि तिब्बत को इतना इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा जितना भारत ने इंतज़ार किया। तो इसलिए बहुत जल्दी तिब्बत आज़ाद होगा, और तिब्बत के विषय में अनेकों देशों में माहौल बनने लगा है और लोग ये आवाज़ उठाने लगे हैं कि तिब्बत आज़ाद होना चाहिए। लोगों ने, दूसरे देशों की सरकारें आवाज़ उठाने लगी, ये एक बड़ी बात है। और अमेरिका में तो इस बात को लेकर संसद की कमेटी ने बिल पास किया है कि तिब्बत स्वतंत्र देश था, तिब्बत आज़ाद होना चाहिए, चीन का तिब्बत पर नाजायज कब्जा है। तो इसलिए छोटी बात नहीं है, इसको आप यही मान के चलिए कि आने वाले समय में भविष्य में बहुत सुखद और अच्छे परिणाम अपने को देखने को मिलेंगे कि तिब्बत कैलाश हम मुक्त होते हुए देखेंगे। धन्यवाद। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि तिब्बत बौद्ध धर्म अनुयायी है, सनातन धर्म के जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक की पहचान है, वो आपने अपने शब्दों में बोला आर्य समाज और आर्यों से है, वो सब जोड़ते हुए कुछ बोलना है आपको? बंद है ना? चालू थोड़ा सा आगे आ जाओ, आवाज़ हम 67 वर्षों से लगातार संघर्ष कर रहे हैं आपके समाज। क्या कारण है कि तिब्बत को मान्यता चीन नहीं दे पा रही है, या विदेशी जो और आपके मित्र हैं वो उसका कितने हद तक प्रयास कर पा रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा संक्षेप में बताइए मुझे। तिब्बत का संघर्ष आज 67 वर्ष में बिना एक हथियार के रूप में, एक अहिंसक परम धर्म के रूप में, नॉन वायलेंस के माध्यम से, बुद्ध के एक दर्शन और उसके माध्यम से परम दलाई लामा जी, ये उस समय की युग नहीं है। आज 21वीं और 20वीं शताब्दी में देश अपने आप में सभी दुनिया विकास के नाम पे दौड़ रहे हैं। उस समय भी तिब्बत के संघर्ष विश्व व्यापक तक पहुँचना, वो अपने आप में बड़ी उपलब्धियाँ हैं। जैसा भी रजी ने कहा, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के निरंतर चीन पर दबाव डाला, और आज चीन उसे सबक न सिखाते हुए उन्होंने तिब्बत पर समर्थन देने वाले यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के कई लोगों का वीज़ा भविष्य में नहीं देने का, ऐसा भी ये इस तरह की योजना वो लोग जब कर रहे हैं, मतलब चीन के लिए अपने आप में एक समस्या है, संकट है। अब जैसे तिब्बत की शुरुआत 59 में मार्च 31 तारीख को परम दलाई लामा जी भारत में शरणार्थी रूप में आए जी, निष्कासन होकर निवासित में आया जी, और उस समय आज की तरह कोई व्यवस्था नहीं है, और इसीलिए आज पूरे विश्व में आप लोगों के जैसे माध्यम से अपने आप आवाज़ पहुंच रहा है, तो और चीन के लिए अपने आप में सोचना पड़ता है। चीन का 4 राष्ट्रीय अध्यक्ष बदल चुके हैं, माओ त्से-तुंग मर चुके हैं, डेंग शाओपिंग मर चुके हैं, चेंग ज़ेमिन तो गिरने वाला है, वो जिनताओ भी गिरने वाला है, और 5वें जो शी चिनपिंग भी उम्र पार कर चुके हैं। कब तक चीन ऐसा रहेंगे, ये नामुमकिन है। चीन का अंदर भी अपने आवाज़ नहीं उठाने का ऐसा क्षमता नहीं है। वो जल्दी है 1989 में टानमेन स्क्वायर सभी लोग ने जाना है, लाखों बच्चों का हत्या किया है अपने ही, और वो आज कोई भूले नहीं है। विश्व में भी वो संघर्ष कर रहे हैं, केवल तिब्बत नहीं, इस तुर्किस्तान जो इस्लामिक कुछ धर्म को मानने वालों को किस तरह मंजूरी है। 55
माइनॉरिटी जो है वो चीन के हैन चीनी के कब्जे में है, केवल तिब्बत नहीं है। लेकिन तिब्बत ही केवल एक ऐसा जो क्योंकि भारत के साथ संस्कृति धर्म से संबद्ध होने के नाते परम पूज्य दलाई लामा जी तिब्बत से निष्कासन होकर निवासित होते हुए आज केवल तिब्बत ही एक ऐसा चीन को कम आबादी में, कम संख्या में, लेकिन बौद्ध धर्म के, बौद्ध दर्शन के विश्व शांति के रूप में आज पूरे चीन को हिला के रखा है। ये अपने आप में बड़ी बात है। भारत में एक बहुत बड़ी राजनीतिक लड़ाइयाँ होती है जाति धर्म को लेकर के, जैसे बौद्ध अनुयायी बहुत बड़ी संख्या में है यहाँ पर, उनका किस तरह का सहयोग आपको मिल रहा है? भारत का सहयोग मिला तभी तो आज तिब्बत के विषय जो है पूरे दूसरी तीसरी भारत की पीढ़ी तक जान रहे हैं। प्रथम पीढ़ी तो पूछो मत, दूसरा पीढ़ी तो अभी जितना है यहाँ भारत के सहयोग मंच में जो जुड़े हैं, तीसरी पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी का है। प्रथम पीढ़ी ने तिब्बत में दिए हैं, जैसे मैंने कहा राहुल संस्कृतान से लेकर, और जिन्होंने तिब्बत में जो नहीं किया, कैलाश मंसूर में नहीं किया, उन लोगों में भी अपने आप में एक अपना श्रद्धा है और वो निस्वार्थ श्रद्धा है, संबंध है। तो देश का भी सुरक्षा के लिए है, संस्कृति का भी सुरक्षा के लिए है, और मानव होने के नाते बहुत बुद्ध के उपदेश के अनुसार भारत का सबसे श्रेष्ठतम दृष्टिकोण जो है एज अ ह्यूमन बीइंग, मानव होने के नाते आज पूरे भारत में चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज का हो, तिब्बत मुक्ति साधना के लिए एकजुट है। एक बड़ा सवाल आ रहा है ऐसे में कि बड़ी लड़ाई है ये, चूँकि तो मुझे चूँकि इस प्रश्न बहुत संभलते हुए पूछना पड़ रहा है आपसे कि क्या ये तिब्बत की लड़ाई धार्मिक है या फिर भौगोलिक? तिब्बती संघर्ष भौगोलिक भी है। भौगोलिक को संरक्षण केवल भौगोलिक मिलने से केवल वो नहीं बनता है। संस्कृति सबसे महत्वपूर्ण है, धर्म सबसे महत्वपूर्ण है, भाषा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। व्यक्ति का पहचान भाषा है, व्यक्ति का पहचान संस्कृति है, धर्म है, और उस व्यक्ति का भूमि जो छीन गया है वो तो इसलिए लड़ रहा है। जब भूमि नहीं रहे तो संस्कृति भी संरक्षण करना नामुमकिन है, पर्यावरण भी नामुमकिन है, मानव जीने का भी नामुमकिन है, तो इसीलिए लड़ रहा है। धार्मिक विस्तारीकरण के इस युग में तिब्बत से भारत को खतरा नहीं होगा, इसके बारे में थोड़ा सा बताओ जी। धार्मिक विस्तारीकरण के इस युग में तिब्बत से भारत को कभी खतरा नहीं होगा, इसके बारे में थोड़ा सा। भारत के लिए जब तिब्बत चला गया तब भारत के लिए खतरा हुआ, 1962 आया, इसलिए पंडित नेहरू जी अपने आप में बाद में हार्ट अटैक हुआ, कारण ये है। और आज इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस 1962 के बाद बनाया, उस समय इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस नहीं है। और तिब्बत भारत और चीन के बीच में बोफर्स स्टेट बोलते हैं, बोफर्स स्टेट मतलब कभी भारत और चीन के बीच में पिछले 66 वर्ष से पहले कभी युद्ध नहीं हुआ। कौन सुरक्षा कर रहे थे? तिब्बत संरक्षित कर रहे थे। अंग्रेजी ने भी तिब्बत में गुलाम नहीं किया, आ नहीं पाए थे, केवल आया था और लेकिन रह नहीं पाए थे। तो आखिरी संदेश आपका जो आप भारत के लोगों से चाहते हो, या जो आप भारत के लिए वही है। आज भारत तिब्बत सहयोग जैसे संस्था जो बने हैं, ये संस्था केवल तिब्बती लोगों के लिए नहीं परंतु भारत के लिए संरक्षण के लिए अपना, तो इसीलिए तिब्बत का तो सहयोग है ही है अपने देश को बचाने के लिए। जिसे अनेक बार अटैक हुआ और चाइना ने तो सभी दुनिया को सुला दिया, कोरोना वायरस जैसे कितना खतरनाक 2 साल सभी को जेल की तरह हम लोगों को बंधक बनाया, और आज भी किस तरह की है। तो इसीलिए हम सबको चीन की नीति को हमेशा सरलता लेना नहीं चाहिए, आसान नहीं लेना चाहिए। एक अभी विजय गोखले जी ने लिखा है, टाइममेन स्क्वायर के समय, टाइममेन स्क्वायर के बाद में जो भारत के विदेश महासचिव चीन में राजदूत करके रह चुके हैं, उस समय उन्होंने चीन के उस समय का पूरा खुलास किया हुआ है किताब के अंदर, तो वो पढ़ना चाहिए।
भविष्य का भी लिखा है, अतीत का भी लिखा है और वर्तमान चीन का सोच में भी लिखा है। विजय गोखले जी का 2 किताब है, वो पढ़ने के बाद चीन का वास्तविकता क्या है वो सब जानकारी को मिलेगी।